प्रिय विद्यार्थियों, अपनी भाषा YouTube चैनल में आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की RBSC हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू। आज हम पढ़ेंगे अगला पाठ जिसका नाम है पाजेब। जैसा कि नाम है, उस नाम के इर्द गिर्द आसपास ये पूरी की पूरी कहानी घूमेगी। तो आज के पाठ का शीर्षक है पाजेब। पहले हम चर्चा करते हैं लेखक। लिखने वाले कौन हैं? तो लिखने वाले हैं जैनेन्द्र कुमार। ये पाठ कैसा है? ये एक कहानी है। अब ये कहानी कैसी है? ये कहानी है, देखो इसमें 3-4 बातें आपको साफ दिखाएंगी देंगी। सजीव, सशक्त, मार्मिक, रुचिपूर्ण। सजीव का मतलब क्या होता है? जिस कहानी को आप सुन रहे हैं, जिस कहानी की चर्चा आपके सामने हो रही है, तो उस वक्त आपको ये लगेगा कि इस कहानी के पात्र जो हैं वो जैसे जीवंत रूप में हमारे सामने ही वो सारी बातें हो रही हैं। सजीव, जहाँ जीवन हो और जहाँ जीवन होगा वहाँ कोई भी कार्य हो निश्चित रूप से वास्तविकता को, यथार्थता को प्रकट करेगा। इसके बाद नंबर सशक्त। सशक्त इसलिए यानी मजबूती के साथ इसमें जो पात्र हैं, जिन्होंने अपना जो कार्य दिखाया है, अपना जो कर्तव्य की दृष्टि से इसमें चर्चा होगी, उन्होंने कहीं ढिलाई बरतने की कोशिश नहीं की। मजबूती के साथ अपना तर्क रखा, अपनी बातें रखी। इसके बाद मार्मिक। मार्मिक कहते हैं मर्मस्पर्शी, रहस्यपूर्ण। आप जब सुनेंगे तो आप देखेंगे कि ये कहानी शुरू से चलती है और अंत तक रहस्य में ही चलती जाती है, और जब अंत होता है तब जाकर उस रहस्य का पर्दा उठता है, इसलिए इसे रहस्यपूर्ण। रुचिपूर्ण, साथ साथ इसमें रोचकता भी है। रोचकता जिसमें आनंद आता हो, जिसमें हमें बहुत सुनने में अच्छा लगता हो। इस प्रकार इस कहानी के कुछ ये लक्षण हैं जो मैंने बताए। अब हम चर्चा करते हैं ये जो पाठ है पाजेब। देखिए, सबसे पहले इस कहानी में क्या है? 2 पात्र मुख्य जो मैंने चित्र के रूप में, देखो 3 चित्र हैं। एक आशुतोष और दूसरी उसकी बहन है मुन्नी। मुन्नी है वो मात्र 4 वर्ष की है, जबकि उसका भाई जो आशुतोष है वो 8 वर्ष का है। कहने का मतलब दोनों ही बालपन में हैं, बचपन की अवस्था में है। तो कहानी का जो शीर्षक है उसी शीर्षक के हिसाब से ये कहानी शुरू होती है। बात उन दिनों की है जब बाजार में एक ऐसी पाजेब का चलन हुआ कि उस पाजेब का निज आकार, अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन जो भी उसे पहन लेती है
उसके पैर में वो बहुत सुंदर लगती है, बहुत फबती है। यानी इस तरीके की उसकी डिजाइन, उसके आकार, सुंदरता ऐसी थी कि जिसने भी पहना वो बड़ी आकर्षक लगी। अब देखिए, यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा। जो स्त्रीलिंग है उसमें बच्ची, युवा, बुढ़ापा, इन चीज़ों का, उम्र का कोई ज़्यादा असर नहीं रहता। शौक लगभग सबके एक जैसे होते हैं। तो जैसे उस पाजेब का चलन हुआ, उम्र है वो कहीं मायने नहीं रखती। छोटी है वो भी पहनेगी, मध्यम वर्ग है वो भी पहनेगी, उच्च वर्ग है वो भी पहनेगी। तो उस पाजेब का इतना चलन हो गया कि हर लड़की, हर औरत, हर माँ, बेटी, सबके पैरों में वो पाजेब थी। तो उस पाजेब की चर्चा चल रही थी। तो लड़कियां कैसे अछूती रह सकती हैं? लड़कियों के बाद छोटी बच्ची हैं जो बचपन में होती, वो तो हर चीज़ की जिद्दी होती हैं। तो मुन्नी ने भी, ये जो लड़की थी 4 साल की मात्र, उसने क्या देखा, उसकी 2 सखी हैं, सहेली रुक्मणी और दूसरी का नाम है शीला। उन दोनों के पैर में भी उसने देखा कि वही पाजेब पहन रखी है। जैसे मुन्नी ने देखा, बच्चों ने देखा, उसे निश्चित रूप से उनकी चाहत बढ़ जाती है। तो उसने अपनी माँ, पिताजी से कहा, पिताजी मुझे भी वो पाजेब चाहिए। पिताजी ने कहा, आपको अभी क्या आवश्यकता? उसने कहा, नहीं नहीं, रुक्मणी ने, शीला ने, मेरी जितनी भी सखियाँ हैं, मेरी जो बचपन की साथी हैं, उन सब ने पहन रखे हैं, मुझे पाजेब चाहिए। पिताजी ने जब ऐसा कहा, चलो देखते हैं। इतने में उनकी बुआ आ जाती है। बुआ कहती है कि आपको पाजेब मिलेगी, लेकिन अब की बार जब मैं रविवार को आऊँगी तो आपके लिए पाजेब लेकर आऊँगी। और ठीक वैसा ही हुआ। जब बुआ आई अगले रविवार को, तो मुन्नी को वो पाजेब ला दी। मुन्नी ने पहनी। बच्चे जब पहनते हैं तो सबसे पहले अपने साथ वाले, अपने जो मित्र होते हैं, उनके पास जाते हैं। तो मुन्नी के साथ उसका बड़ा भाई जो आशुतोष है वो भी जाता है। दोनों बड़े खुश हैं। अपने जो साथ खेलने वाले साथी थे, मित्र मंडली, उनमें जाती है। मुन्नी फिर वहीं जाती है, रुक्मणी को दिखाती है, देखो मैंने भी ये पाजेब मंगा ली हैं। शीला को दिखाती है और बड़े खुश होते हैं दोनों भाई बहन, घर घर दिखाकर आ जाते हैं। अब बच्चों में क्या होता है, को लंबे समय तक उस चीज़ की जिज्ञासा नहीं रहती, या वो नहीं रहता कि मैं इसको रखूं। उसने दिखा दी, दिखाने के बाद उसका जो प्रसन्नता का भाव था या उसके मन में जो बहुत बड़ी चाह थी वो खत्म हो गई। घर आई, पाजेब निकालती। अब उन पाजेबों के देखकर अब तक जो आशुतोष मुन्नी के साथ खुशी से खेला था, तो उसके मन में भी जिज्ञासा हो गई। उन्हें भी लगा कि मुन्नी को पाजेब मिल गई, मुझे कुछ नहीं मिला। तो उसने कहा, पिताजी मुझे, मुन्नी को आपने पाजेब दिला दी, मुझे बाइसिकल चाहिए। उसने कहा, अभी बाइसिकल का क्या करोगे? तो बच्चे जिद्दी होते हैं, ये हमने पढ़ा है, बाल हट, यदि हट कर लेते हैं तो फिर वो नहीं मानते। तो कहा ठीक है, देखेंगे। तो बुआ होती है, बुआ से कहता है वो। फिर जब पिताजी नहीं सुनते हैं तो फिर आवाज़ बच्चे हैं, वो अपने बुआ ने कहा, ठीक है, आपको अगले जन्मदिन पर, आप जब भी आपका जन्मदिन आएगा आपको बाइसिकल दिला दें। इस प्रकार दोनों बच्चों को संतुष्ट कर दिया जाता है। तो पहली बात तो यहाँ क्या थी, कौन कौन थे? आशुतोष पहला बिंदु, एवं मुन्नी। इसके बाद क्या होता है अगला? पाजेब खोजा। मुन्नी ने पाजेब निकाल दी। पाजेब को रखने का टाइम आया। उसकी माँ ने अपने हिसाब से अपने घर में बेड के पास जो नीचे का बक्सा था उसमें रख दिया। ऐसा वो आश्वस्त हो गई। लेकिन उसने दोबारा किसी कारण बक्से में देखा तो मुन्नी की एक पाजेब मिली।
जैसे एक पाजेब मिली तो उसे बड़ी चिंता हुई, इधर उधर कोशिश की, इधर देखा उधर देखा, घर के अंदर बाहर अपने कमरे को टंटोला, चिंता हो गई। आज ही लाई इतनी सुंदर पाजेब, इतना महंगा सौदा। बड़ी चिंतित से इधर उधर करती हुई और लेखक के कमरे में पहुंच जाती है शाम को। लेखक अपने लेखन का काम कर रहे थे। पत्नी है वो कहती है, क्यों जी आपने एक पाजेब देखी थी? एक पाजेब नहीं मिल रही थी। मैंने नीचे के बक्से में दोनों पाजेबों को रखा था लेकिन एक तो पड़ी है लेकिन दूसरी नहीं है। लेखक का जो कमरा था जहाँ लेखन का काम चलता था वहाँ निश्चित रूप से किताबें भी खूब होती हैं, लेखन की जो सामग्री होती है। तो पत्नी महोदया ने क्या किया, उन किताबों को इधर से इधर उठाना पटकना ऐसा वैसा कर रही। तो लेखक ने पूछा, श्रीमती जी क्या बात है, यहाँ जब आपने पाजेबों को सुरक्षित नीचे के बक्से में रख दिया तो यहाँ क्या ढूंढ रही हो? का रखा तो था, मैंने सावधानी से था संभाल कर रखी थी, लेकिन अब वहां नहीं है, यहां कैसे आ सकती है? तो उनका एक नौकर था जिसका नाम था बंसी। उनके घर का नौकर जिसका नाम था बंसी। अब क्या होता है, घर में क्या होता है, जब भी कोई चीज गायब हो जाती है तो ये तय है, ये वास्तविकता है कि वो आरोप ऐसे व्यक्ति पर लगाए जाते हैं जो या तो कमजोर हो या जिस पर डाला जा सकता है या फिर बच्चों पर सक जाता है। तो उसने कहा, मैंने जब पाजेब रखी थी तो हमारा नौकर बंसी है वो वहीं था, उसने देखी और वो निश्चित रूप से उसी ने निकाली होगी। लेकिन लेखक को ये उचित नहीं लगा। उन्होंने कहा कि हमारा नौकर तो बहुत अच्छा आदमी है, काफी लंबे समय से है, वो पाजेब नहीं निकाल सकता। तो पत्नी को गुस्सा आ गया कि आप जानते नहीं ये नौकर कैसे होते हैं, ये बड़े बदमाश होते हैं, ये मौके की तलाश में होते हैं, ये कुछ भी करते हैं। यानी अपना कसूर, अपना जो कमी थी वो दूसरे पर डालने की कोशिश की। तो बंसी को आप डांट कर पूछो, उससे पूछो, कैसे भी करके उसे पता करो, हो ना हो पाजेब बंसी ने ही ली है। लेखक को ये बात जची नहीं। ठीक है देखेंगे कल करेंगे, ऐसा करके निकल गया। अगले दिन सुबह, अब आगे क्या होता है, पाजेब खो जाने के बाद अगले दिन आशुतोष से पूछताछ। अब जो घर का बच्चा है उनको उनसे शक होता है और पूछताछ किससे शुरू हो जाती है, आशुतोष से। अब आशुतोष से पूछताछ क्यों शुरू होती है, इसके पीछे कारण ये रहा कि उस वक्त पतंग उड़ाने का सीजन था और उसी दिन आशुतोष एक बड़ा पतंग और एक बड़ी चरखी, जिसे पीना भी कहते हैं, ले आया था। तो उन्हें शक हुआ उसी दिन लाने के कारण कि निश्चित रूप से जो पाजेब है वो आशुतोष ने चुरा लिए। आशुतोष से पूछताछ की जाती है कि आपने पाजेब ली थी? आशुतोष ने कहा, नहीं मैंने नहीं ली। जब लेखक ने पत्नी से कहा तब भी उन्होंने शक जताया था आशुतोष के प्रति, लेकिन माँ बच्चे के प्रति पहले हृदयशील होती है, बड़ा स्नेह रहता है उसके। उसने कहा नहीं, उसने नहीं ली, क्योंकि वो तो मेरे ढूंढने में मेरा सहयोग कर रहा था। तो आशुतोष से पूछताछ होती है, बड़ी गहराई से पूछताछ होती है, लेकिन समस्या ये हो जाती है कि बच्चे जो होते हैं वो अबोध, यानी उन्हें ज्ञान नहीं होता कि इस बात का उत्तर कैसे दिया जाए। आशुतोष पर दबाव डाला गया कि आपने ली होगी। बार बार पिताजी ने दबाव बनाया, पहले उसने साफ मना कर दिया, फिर बार बार दबाव बनाया तो उस बालक ने कहा मैंने नहीं ली। उसने गुस्से के साथ और आवेग के साथ ये बात कही। पिताजी को अजीब लगा, उन्होंने कहा कि बच्चे ऐसा नहीं करते। तो उनके समझदार व्यक्ति थे, लेखक थे निश्चित रूप से समझदार। उसने सोचा बच्चे को डरा करके, धमका करके रोज से कोई बात नहीं पूछी जा सकती, तो इसको स्नेह से पूछा जाए। आशुतोष को किसी प्रकार बहलाया गया, आपको ये दिया जाएगा, आप ढूंढ कर लाओ, आपको इनाम दिया जाएगा, आपको ये खिलौना दिया जाएगा, आपको पतंग ला के दी जाएगी। यानी उसे
2-3 चीज़ें, डराया भी गया, उसके साथ स्नेह भी किया गया, लाड प्यार भी किया गया और उससे प्रलोभन भी दिए गए। आखिरकार क्या हुआ, बच्चा हो दबाव में आ जाता है और डरता हुआ वो हामी भर लेता है। आशुतोष जब हाँ कर लेता है तो फिर क्या होता है, आशुतोष से पूछताछ के बाद लेखक ने क्या किया, आशुतोष मित्र पर शक, मित्र था उसका एक छुन्नू नाम का साथी, तो दबाव लगाकर ये कहा गया कि आपने ली थी, आपने छुन्नू को दी होगी, छुन्नू से किसी को दे दी होगी, या आपने पतंग वाले को दे आए होंगे। इस प्रकार की बातें उसके दिमाग में बैठा दी गई। तो आशुतोष ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। आशुतोष ने स्वीकार करके और उसको अपना बचपन का जो साथी था छुन्नू के साथ घर वालों के दबाव में उसने हामी भर ली। इस प्रकार शक है वो आशुतोष के साथ साथ छुन्नू पर चला गया। अब जैसे ये बात हुई, माँ को लगा कि मेरा बेटा तो बहुत सही है, उसने सब कुछ बता दिया। हालांकि उसने मन की इच्छा से नहीं बताया, डर के कारण, भय के कारण, प्रलोभन के कारण या स्नेह के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसमें अंततः उस बच्चे आशुतोष को झुकना पड़ा। अब आशुतोष का जो मित्र पर शक होता है, संदेह होता है, उसका नाम छुन्नू। माँ है आशुतोष की, वो छुन्नू के घर जाती है कि आज आशुतोष ने पाजेब वो आपके बेटे छुन्नू को दी। ये कहते ही उसके हृदय में बहुत भारी आघात सा होता है। उसने कहा मैंने नहीं देखी, मेरे घर नहीं लाया। और जब छुन्नू से पूछा गया तो उसने कहा मुझे नहीं दी, मैंने नहीं देखी पाजेब। इस प्रकार उन दोनों के बीच गर्मागर्मी होती है, वो कहकर आ जाती है। उसके बाद आशुतोष के घर छुन्नू की माँ जाती है, छुन्नू साथ होता है। तो छुन्नू कहता है बच्चों को एक दूसरे के बीच आरोप टालने के लिए कि मैंने नहीं ली, तेरे हाथ में मैंने देखी थी। अब जैसे ये बात कही कि तेरे हाथ में देखी, तब आशुतोष के घर वालों ने कहा पहले तो आपका बच्चा ये कह रहा था कि मैंने तो देखी नहीं, अब देखो आपके सामने ये कह रहा है कि मैंने आशुतोष के हाथ में देखी थी। अब ऐसा कहते ही माँ को इतना क्रोध आया, छुन्नू की माँ को, उसने बच्चे को इतना पीटा कि ऐसे बच्चे का जन्म होने से अच्छा तो मैं बिना बच्चे के रह जाती। हालांकि उस बच्चे का कोई दोष नहीं, लेकिन इस तरीके के आरोप लगने के कारण माँ टूट जाती है, उस बच्चे को बुरी तरह पीटते हैं और उस बच्चे को किसी तरह छुटा दिया जाता है। उसके बाद इस कड़ी को और आगे बल मिलता है। जब ये स्वीकृति हो जाती है तो कहता है उस पाजेब का क्या किया, तो उन्होंने अपने तरीके से, आपने उस पाजेब छुन्नू को लिया होगा, आप उस पतंग वाले के पास गए होंगे, पतंग वाले को आपने बेच दी होगी, पतंग वाले ने आपने कितने में दी। तो इस प्रकार जब कहा तो उन्होंने कहा 11 आने, 11 आने में हमने उसे दी, जिसमें से 5 उसने दे दिए और बाकी उसने धीरे धीरे देने की बात की। इस प्रकार की बातें हो जाती है। तो छुन्नू की माँ क्या कहती है, पहले तो उस आशुतोष की माँ कहती है आप मेरे साथ चलो, मेरे पूरे घर को देख लीजिए, मैंने अगर हमारे घर पाजेब होगी तो आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो आशुतोष के पिता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, घर को नहीं ढूंढा जा सकता, हम उससे, बच्चे ने बता दिया, हम उस पतंग वाले से उसके 5 आने वो वापस दे देंगे और हमारी पाजेब ले आएंगे। इस प्रकार बात चलती रही। तो अंततः उसने क्या किया, जो छुन्नू की माँ, उसने कहा भाई चलो मेरा बच्चा दोषी है तो इसके कितने पैसे वो मैं दे दूँ। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, अब तो हमें इसका रास्ता मिल गया है, कहाँ है पाजेब। तो इस प्रकार आशुतोष के मित्र पर शक और इस प्रकार की बातें होने के बाद स्वीकृति हो जाती है, हामी भर लेता है। तो अब क्या होता है, लेखक महोदय हैं, लेखक को क्या आता है, क्रोध। लेखक को क्रोध क्यों आता है, इस बात पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। हामी भर ली उसने सारी, जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे आशुतोष ने सारी बातें स्वीकार कर ली। लेकिन जब उसे कहा कि आप जाओ छुन्नू के साथ उस पतंग वाले के, पहले तो उसने कहा छुन्नू से लेके आओ, तो आशुतोष का जवाब था
कि छुन्नू के पास नहीं होगी तो कहाँ से देगा। उसके मन कह रहा है कि उसने दी नहीं, हमने ली नहीं, तो वो तो ये बात कहेगा। हर बार जब भी उसे कहता जाओ तो वो कहता है छुन्नू के पास नहीं होगी तो कहाँ से देगा। 2-4 बार यही बात रिपीट करते रहे तो लेखक को क्रोध आया। इसने सारी बातें स्वीकार कर ली, सब कुछ बता दिया, लेकिन अब जब उसे लाने के लिए कहा जा रहा है तो ये कहा कि उसके पास नहीं हो तो कहाँ से देगा। लेखक को गुस्सा आया, बच्चे को पीटा, दोनों कान पकड़ कर ही पीटा, उसके गाल पर चांटे मारे। इस प्रकार लेखक को बहुत क्रोध आता है। ये घटनाक्रम चलता है। लेखक ने इसके साथ कोशिश की कि उसका एक छोटा भाई है वंश है, उनको भी कहा आपको उसको साथ लेकर जाओ, उस दुकानदार से लेकर आओ, लेकिन छुन्नू जाने को तैयार नहीं। न तो छुन्नू जाने को तैयार न आशुतोष, इसलिए ये बात बढ़ी। अब होता क्या है कि ऐसे बातें चल रही थी, जबरदस्ती आशुतोष को पतंग की दुकान पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। कौन? लेखक का छोटा भाई बंसी, और आशुतोष को घसीट रहे। तभी क्या होता है, अगला बिंदु है हमारा बुआ का आगमन। ये सब कुछ काम चल रहा था, आशुतोष को घसीटा जा रहा है, जबरदस्ती से गोदी में ले जाकर उस पतंग वाले के पास जा रहे हैं। तभी वहाँ उसी वक्त बुआ आ जाती है। तो उसने देखा भी आप आशुतोष को इस प्रकार घसीट कर कहाँ ले जा रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, दुकान तक जा रहे हैं। उसी वक्त बुआ आती है, अपना थैला खोलती है, उसमें जो कुछ लाती है वो रख देती है, और उसके बाद वो अपनी बास्केट या टोकरी में हाथ डालती है, उसमें से एक बटुआ निकालते हैं और उसमें से एक पाजेब निकालते हैं। अब उस पाजेब को जैसे ही निकाला तो लेखक ने देखा वो पाजेब, लेखक को पाजेब नहीं एक बिच्छू जैसा लगा और वो हद पर रह गया। बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी ग्लानि, आत्मग्लानि हुई कि मैंने क्या कर दिया, हम सब ने ये क्या कर दिया। इस प्रकार बुआ के आने पर और पाजेब का पता चलता है। अब देखिए ये कहानी जो है हमें क्या शिक्षा देती है, ये कहानी हमें संदेश क्या देती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इस कहानी से क्या क्या बातें निकल कर आती हैं उसमें देखिए। सबसे पहले नंबर 1, बच्चे अबोध होते हैं, और अबोध होते हैं तो क्या निकल कर आता है, वो क्या करते हैं, तर्कहीन जवाब देते हैं। यानी तर्क सहित जवाब कब दिया जाता है, जब किसी को ज्ञान हो। बच्चे का मन है वो अबोध होता है, उन चीज़ों को जानता नहीं, इसलिए ये बात इस कहानी से निकल आती है कि बच्चे अबोध होने के कारण उनसे जो वो कोई बात पूछी जाती है तो उसमें उनके पास कोई तर्क नहीं होता, उनके पास जो कुछ होता है वो साफ सोच होता है और वैसी की वैसी बातें कहते हैं। लेकिन हमारा स्वार्थ होता है, हमारे अपनी कुछ की ऐसी जिज्ञासाएं होती हैं कि नहीं बच्चा ऐसा कर सकता है, ये संदेह है, ये हमें बच्चों को ज़बरदस्ती में करने के लिए या उनसे ज़बरदस्ती पूछताछ करने के लिए हम उत्सुक हो जाते हैं। इसके बाद नंबर 2, बालपन में स्नेह के साथ पूछताछ करें, न कि गुस्से, क्रोध आदि के साथ। ये भी ध्यान रखें बच्चों के साथ कि जब छोटे बच्चे के साथ हम पूछताछ करते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, स्नेह। दूसरे शब्दों में से हम ये भी कह सकते हैं बच्चों के लिए लाड प्यार से यदि आप उससे पूछताछ करते हैं तो हो सकता है वो बात तो वो पहले भी सही बताता, लेकिन स्नेह प्यार से वो आपको वास्तविकता बता देगा। इसके बाद क्या होता है इस कहानी में, इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि इसके बाद बच्चे से पूछने के लिए, और इसमें तीसरा बिंदु जो आता है वह
प्रलोभन और स्नेह। ये कहानी ये बताती है कि इन 3 कारणों से बच्चा अपनी वास्तविकता को भूलकर हर चीज़ को, हर बात को स्वीकार कर लेता है, और उस हर बात को स्वीकार कर लेता है तो जो क्या होता है, निरपराधी है वो अपराधी बन जाता है। ये विशेष बात है। बच्चे को आप डराओगे, डर जाएगा। प्रलोभन, उसकी जो इच्छाएं हैं, अच्छी उसकी मांग होती हैं, उनको यदि आप पूर्ति करेंगे तो भी वो झूठ बोल सकता है, और उसने लाड प्यार से भी वो बोल सकता है। तो इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो क्या होगा, निरपराधी से अपराधी। इसके बाद एक बात और कहता है, कहता है कि पाजेब के गमले में बच्चे से ज्यादा हम दोषी। ये बात भी वास्तविक है। ये कमी हमारी थी, गलती हमारी थी, इसलिए लेखक ने इस बात को स्वीकार किया है कि बच्चे से ज़्यादा हम माँ बाप हैं, हमारा दोष ज़्यादा है। इस प्रकार ये 3-4 बिंदु इस कहानी से निकल कर आते हैं जो आपको इस कहानी का सार बताते हैं। पहला, बच्चे अबोध होते हैं, तरहकीन जवाब देते हैं। नंबर 2, बच्चे को बालपन में जब भी आप पूछताछ करें तो स्नेह के साथ पूछें, न कि गुस्से और क्रोध, जिसे हम गुस्सा कह सकते हैं। तीसरी बात, इन तीनों चीज़ों भय, प्रलोभन, स्नेह के कारण बच्चा जो निरपराधी होता है उसे हम अपराधी घोषित कर देते हैं, बना देते हैं। और चौथी बात, बच्चे से ज़्यादा यदि बच्चे के कारण घर में कोई अनहोनी गलत क्रिया होती है तो उसमें बच्चे से ज़्यादा हम दोषी हैं। ये हम सब का दायित्व है कि बच्चों को शुरू से हम ऐसे आदतें डालें, ऐसे संस्कार डालें, इस प्रकार उनको शिक्षा दें कि वो कोई गलत कार्य करना न सकें, जैसे चोरी, झूठ बोलना, किसी प्रकार का नशा करना। यदि हम नहीं ध्यान देंगे तो हो सकता है बच्चे में ये आदतें विकसित हो जाएंगी और वो आगे जाकर विकराल रूप ले लेंगे। इस प्रकार आज जो हमने कहानी पढ़ी पाजेब, बहुत ही अच्छी, रुचिपूर्ण भी लगी होगी। अब मैंने जो शुरू में बताया रहस्यपूर्ण, रहस्य कब खुलता है, जब बुआ वापस आती है, तब तक आशुतोष को अपराधी माना जाता है। इसलिए कहानी रहस्यपूर्ण भी है। कहानी बड़ी रोचक, रुचिपूर्ण और सुनने में रहस्य के साथ साथ हमें बड़ी आनंदित भी करती है। तो आज ये हमारा पाजेब का पाठ पूर्ण होता है। आपको इसके जो प्रश्न हैं निबंधात्मक को छोड़कर वो करनी है, साथ साथ आप याद भी करें। और इस पाठ का पूर्ण करने पर आप सभी का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।